मैंने यूपीएससी की तरफ ट्राई किया। 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट्स दिए थे। 3 बार मैंने मेंस लिखा था एंड 2020 में भी और 2021 वाले में भी मैंने मेंस लिखा। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से लिखा। पहले वाले में मेरा 253 स्कोर आया था एंथ्रोपोलॉजी में और नेक्स्ट टाइम मेरा आया 307 स्कोर 500 में से, एंड वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में हाईएस्ट स्कोर था ऑल इंडिया लेवल पे। तो कहीं ना कहीं दोनों मेंस के बीच में जो एक मैंने चेंजेस करे वो मेरे दिमाग में स्टक हुआ एंड मैंने वो सोचा कि वो एक तरीके से लोगों को एक प्रिंटेड फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूं। तो बुक लिखने का एक रीज़न ये था। नेक्स्ट मैंने जब JKS क्लियर किया, यहाँ पे भी मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, ठीक स्कोर आया। एंड इससे पहले भी JKS में मैंने ये मेरा JKS में 4th अटेम्प्ट था एंड इसके पहले भी मेरे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स थे JKS में। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि जो हमारे सांबा के एस्पिरेंट्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लें, या जम्मू के हैं या जम्मू कश्मीर के हैं, या ऑल इंडिया लेवल पे भी जो लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं, उनके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो इतने सालों की जर्नी में मैंने अपने नोट्स कंपाइल किए, मैंने उसमें करंट अफेयर्स डाली, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करी ताकि इंप्रूवमेंट आए स्कोर में, तो वो मैंने इस बुक में कंपाइल करने की कोशिश करी। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान है सन ऑफ द सॉइल रजत संब्याल जी, जो सांबा से ताल्लुक रखते हैं और हाल ही में इन्होंने जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई किया है और कुछ ही दिनों में ये जो है ऑफिसर बन जाएंगे। और हमें इनकी जर्नी के बारे में जो जानकारी है, ये यूपीएससी के लिए भी जो है वो एग्जाम दे चुके हैं। यूपीएससी एग्जाम हालांकि रह गया था, वो आज जर्नी भी जानेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने अपनी एक बुक जो वो पब्लिश की है, जिस बुक का टाइटल है एंथ्रोपोलॉजी एग्जाम्पलीफाइड। इस बुक को पब्लिश करने का क्या इनका मोटिव है, ये आज रजत जी से जानने की कोशिश करेंगे। आप रजत जी को शुभकामनाएं भी दें। हमारे ये सांबा के होनहार युवा जो अब जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और अब ये जो है अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जानना चाहूंगा इस बुक को लेकर, और ये भी आपको बता दें कि ये बुक जो है ये इन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट की है। तो जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेकेएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है वो इस बुक में हो सकती है। तो ज़्यादा तो यही बताएंगे, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपको इस बुक के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मिलेगी। और अगर आप इस बुक को लेकर इनसे जब वो कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप इनसे टाई अप भी कर सकते हैं। हम इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर कराएंगे। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुने और इस बुक के बारे में जरूर जानने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपसे हम रूबरू कर चुके हैं जब आपने जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई किया था, अब आप कुछ ही दिनों में ऑफिसर भी बन जाएंगे। लेकिन इस बुक को लेकर जानना चाहूंगा कि क्या इसके पीछे का खास मकसद है जो आपने ये बुक पब्लिश की और अपने पेरेंट्स को भी डेडिकेट की, और फिर जर्नी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जेके मीडिया के थ्रू सांबा हो गया, उसके इश्यूज़ हैं या उसके कोई किसी ने अचीवमेंट अचीव करी या कोई अपॉर्चुनिटीज़ आई, उसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं एंड ईजीली एसेसिबल रहते हैं। एंड अपनी जर्नी पे आने की बात ये बोलूँगा कि मैंने यूपीएससी की तरफ ट्राई किया। 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट्स दिए थे। 3 बार मैंने मेंस लिखा था एंड 2020 में भी और 2021 वाले में भी मैंने मेंस लिखा, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से लिखा। पहले वाले में मेरा 253 स्कोर आया था एंथ्रोपोलॉजी में और नेक्स्ट टाइम मेरा आया 307 स्कोर 500 में से, एंड वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में हाईएस्ट स्कोर था ऑल इंडिया लेवल पे। तो कहीं ना कहीं दोनों मेंस के बीच में जो एक मैंने चेंजेस करे वो मेरे दिमाग में स्टक हुआ एंड मैंने वो सोचा कि वो एक तरीके से लोगों को एक प्रिंटेड फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूं। तो बुक लिखने का एक रीज़न ये था। नेक्स्ट मैंने जब JKS क्लियर किया, यहाँ पे भी मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, ठीक स्कोर आया। एंड इससे पहले भी JKS में मैंने ये मेरा JKS में 4th अटेम्प्ट था एंड इसके पहले भी मेरे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स थे JKS में। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि जो हमारे सांबा के एस्पिरेंट्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लें, या जम्मू के हैं या जम्मू कश्मीर के हैं, या ऑल इंडिया लेवल पे भी जो लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं, उनके लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो इतने सालों की जर्नी में मैंने अपने नोट्स कंपाइल किए, मैंने उसमें करंट अफेयर्स डाली, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करी ताकि इंप्रूवमेंट आए स्कोर में, तो वो मैंने इस बुक में कंपाइल करने की कोशिश करी है। कुछ अगर ब्रीफ पॉइंट्स अगर बताऊं बुक में जो मैंने स्पेसिफिकली डाले हैं, एक तो फोकस किया है केस स्टडीज़ पे ताकि वो करंट एग्जाम्पल्स या करंट चीज़ों से रिलेट हो। फॉर एग्जाम्पल काशी और तमिल संगमम हुआ
हुआ, तो वो कैसे हमारे ऑप्शनल के एक क्वेश्चन से रिलेट होता है, मैंने वो ट्राई किया। सेकेंडली, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर दिया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में किया है, जैसे जो जिस चीज़ को रेप्लिकेट कर सके इंसान पेपर में, एंड उसको पता लगे कि कैसे इंट्रोडक्शन है, कैसे कंक्लूजन है। तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनर देखा गया कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है। वो स्टैटिक तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्कॉलर्स का नाम दो, बट कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको रिलेट करो करंट के साथ। एंड लास्ट चैप्टर में मैंने एथनोग्राफिक प्रोफाइल जो हमारे ट्राइब्स जम्मू कश्मीर की हैं, गद्दी ट्राइब हो गई, गुज्जर बकरवाल्स हो गए, मोनपा हो गए, इन सबको मैंने ट्राई किया कि एक चैप्टर की तरह कंपाइल किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ना बहुत अनकन्वेंशनल आ जाते हैं कि आप लगाइए कि वो सिलेबस से थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हैं, तो उनको स्पेसिफिकली उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करें इस बुक में। यानी ये ओवरऑल चीज़ें इसमें जो वो आपने मेंशन करी हुई हैं। लेकिन जानना चाहूँगा ना कि जब आपने ये बुक पब्लिश करनी थी तो उससे पहले आपके माइंड में क्या कुछ आइडिया स्टक कर रहे थे कि नहीं मुझे ये बुक लिखनी है, और उसके बाद ये जर्नी यहाँ तक पहुँची कि आपकी ये आज बुक पब्लिश हो चुकी है, तो इसके पीछे की मैं चीज़ें जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे कोई मैं एक बुक लिखूंगा। एंड जब मेरा यूपीएससी में, वही मैंने बोला 2022 28 मई को अराउंड रिजल्ट आया था, 30 मई को 2022 में, तो जब वो रिजल्ट आता है तो मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं मेरे ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। उसके बाद मैंने एक वीडियो करी, उसको बहुत अच्छी लोगों ने देखा एंड सराहा कि हाँ, मैंने उसमें पॉइंट्स बताए जो केस स्टडीज़ होनी चाहिए, आपको रिलेट करना है स्कॉलर्स के साथ, सिर्फ एक टाइप के कमेटीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे एक जाजा कमेटी हमारी बहुत फेमस है, बट सिर्फ उस पर ना करिए, मुंगेकर कमेटी, बूरिया कमेटी, काफ़ी मल्टीपल डायमेंशंस आपके आंसर्स में दिखने चाहिए। मैंने वो वीडियो में करा, बट फिर मुझे फील हुआ कि जो एक आउटरीच या जो एक हेल्प एस्पिरेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी जिनका ऑप्शनल है, चाहे वो बिगनर स्टेज में है या वो एडवांस स्टेज में है, उनको मैं एक 10 मिनट की वीडियो से नहीं बता पाऊंगा क्या चीज़ अप्लाइड है। तो मैंने सोचा कि अपने जो नोट्स हैं उनको प्रॉपरली एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करूं। और होता यही है कि जब आप ये लगाइए कि जब मैंने ये बुक कंपाइल करी है ना, तो इसको कंपाइल करते हुए मुझे लगता है मैंने जो मेरे नोट्स थे उससे ज़्यादा जाके चीज़ें कंपाइल डाली हैं इसमें। तो जब आप अच्छी चीज़ लिखने का ट्राई करते हैं तो आप उसको मल्टी डायमेंशन और बनाने की कोशिश करते हैं, एंड बहुत उसमें कोई एरर ना होए उसकी ट्राई करते हैं कि कोई एरर ना हो और अच्छी चीज़ क्रिएट होती है। तो उसको क्रिएट करते हुए मुझे फील हुआ कि आई हैव रिटन ए गुड बुक। और एक और चीज़ बोलूँगा कि इससे पहले एंथ्रोपोलॉजी में 2 बुक्स अच्छी चलती हैं, एक एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड है, एक एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड है। उन दोनों बुक से अगर मेरी बुक अच्छी नहीं बना पाता तो मैं बुक ऐसे पब्लिश नहीं करने था। तो उन दोनों से मैंने ट्राई किया कि इंप्रूवमेंट्स आए, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट एग्जांपल्स, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ केस स्टडीज, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कि कितना उसमें मैंने कंटेंट दे रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट। एक जनरल चीज़ें कोई भी लिख सकता है आंसर्स में, बट ऑप्शनल में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मास्टर्स पीएचडी लेवल के आंसर्स लिखो। जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं उनमें वो जनरल आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऑप्शनल में स्पेसिफिकली वो हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी कि रिसर्च स्कॉलर्स भी होने चाहिए, रिसर्च कमेटीज़ देखी हुई होनी चाहिए। तो वो मैंने ट्राई किया कि अब हमारी बुक में मैं वो चीज़ें डालूं। अपने पेरेंट्स को डेडिकेट किए, तो ये भी जानना चाहता हूँ। ये ऐसा ही है कि इतने साल की जर्नी थी। अगर मैं पास आउट हुआ हूँ 2015 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, उसके बाद आप लगा दीजिए 8 साल मैं ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा था, मैं पढ़ाई ही कर रहा था। एंड यूपीएससी का हमेशा फोकस था, एंड जेकेपीएससी का भी था कि जेकेपीएससी भी करेंगे। तो उसमें मुझे उन्होंने ही सपोर्ट करा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट। एंड तो मेरे को ये फील हुआ कि जब जो आपका हार्ड टाइम्स था उसमें तो वही मेरे साथ थे खड़े हमेशा, सॉलिड रॉक की तरह। एंड उनके लिए ये नहीं है कि मैं क्लियर करूं या नहीं करूं तो उनके लिए कोई फ़र्क पड़ रहा है, उनके लिए मैं वही हूं और वैसे ही वो मेरे से प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये था कि चाहे ये एस्पिरेंट्स पढ़ेंगे बट एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगी, बट मैं इनको इस बुक को डेडिकेट अपने पेरेंट्स को ही करना चाहूँगा। एंड इसमें मैंने एक लाइन भी लिखी है कि दे हैव एक टर्म होती है एंथ्रोपोलॉजी में, एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो फील्ड में जाता है, जो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, अगर करेक्ट नहीं होगी तब भी वहीं पे रहता है जब तक वो चीज़ सही ना हो। तो मेरे को फील होता है कि जो पेरेंट्स का रोल मेरी लाइफ में रहा है वो टोटली लाइक एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहा है। उन्होंने मुझे जब भी प्रॉब्लम्स हुई उसमें सपोर्ट किया, जब भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ भी उसमें लिखी थी। बिल्कुल। आपकी जर्नी बड़ी टफ रही है, बड़ी हार्ड जर्नी आपकी रही है। हमने कई सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस भी देखे हैं। एक बारी एग्ज़ाम रह जाना, मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम भी नहीं हो या थर्ड टाइम भी नहीं हो, तो बंदा डिमोरलाइज हो जाता है, नहीं यार अब नहीं, आगे नहीं जा पाऊँगा। लेकिन आपने
उसके बाद भी अपना मोमेंटम नहीं तोड़ा, आप लगातार अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये हार्ड टाइम आप कह सकते हैं आपने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हमने बंदे देखे हैं, ऐसे एस्पायरेंट्स भी देखे हैं कि वो हट जाते हैं, लेकिन आप हटे नहीं, आप आगे बढ़ते गए। इसमें हमेशा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपको कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है और उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका अगर वो मोटिव क्या था काम में आने का, अगर आपका मोटिव स्ट्रांग होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मुझे अपने लोगों को सर्व करना है अच्छी तरीके से, मेरे अंदर जो पोटेंशियल्स है, मेरे अंदर जो काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंग मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाके सरकार की जो फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ करके, उनकी रिसोर्सेज को यूज़ करके लोगों के लिए अच्छा करना चाहूँगा। अगर आपके अंदर वो मोटिव बहुत स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि असफलता आती रहेंगी, बट आपका वो मोटिव जब तक जिंदा रहेगा, जब तक आपके पास अटेम्प्ट्स रहेंगी, आप ट्राई करते रहेंगे। और मेरे कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग मोटिव था कि सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैं पूरा सिस्टम बदल सकता हूँ, ठीक है, एक इंसान पूरा सिस्टम नहीं बदल सकता, बट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसको कितना यूज़ कर सकेंगे एंड कितने अच्छे तरीके से, विद द वर्ड प्रॉपरली कॉल्ड इंटीग्रिटी, कितनी आप इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे अपने वर्ड्स में, अपनी सोच में और अपने एक्शंस में, तो उसका रोल कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। मुझे सेटबैक्स लगे, स्टेट सर्विसेज में मेरा 4th अटेम्प्ट था, इससे पहले 3 बार मेंस नहीं हुआ था। यूपीएससी में मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, उसमें 3 बार मेंस लिखे बट 1 बार इंटरव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं मेंस से वापस आके फिर से ट्राई करना, प्रीलिम्स फिर से मेंस देना, इंटरव्यू में नहीं होने के बाद ट्राई करना कि अब फिर से देंगे। तो बट अगर आपका कारण मजबूत है तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन, लोग ही मोटिवेशन आपको देते रहते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं एस्पायरेंट जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमने अक्सर देखी हैं ये चीज़ें। लेकिन इसके पीछे वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स के रोल की, पेरेंट्स ने उस समय आपको किस तरह से सपोर्ट किया इस टफ टाइम में, और उस टफ टाइम से निकलकर आप इस मुकाम तक पहुँचे? बिल्कुल, पेरेंट्स का रोल तो बहुत ज़्यादा रहेगा कि वो आपको कैसे होता है ना कि कोई चीज़ इंसान कर रहा है, ठीक है, और पढ़ाई कर रहा है, अगर उसमें सक्सेस और फेलियर दोनों साइड्स हैं, हमने भी बहुत बार देखे, लोग भी बहुत बार देखते हैं लाइफ में, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स का रोल रहेगा तो इंसान के अंदर ये रहता है कि हाँ ठीक है, ये लोग मेरे साथ हैं, मैं करता रहता हूँ। बट सिर्फ पेरेंट्स का भी रोल नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में जा रहा है या कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होने के बाद सुसाइड कर रहा है, तो उसमें ये नहीं है कि उनके पेरेंट्स की कोई उसमें गलती थी। इंसान की अपनी एक विल पावर, अपनी एक करेज भी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और असफलता मिल रही है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई है। वो तो आपका अगर बड़ा नैरो विजन होगा कि आपको लगेगा कि सिर्फ सिविल सर्विसेज या सिर्फ इस एग्ज़ाम के थ्रू ही मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ये काम कर रहे हैं, आप भी तो लोगों को एक सर्व ही कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान अगर बिजनेस कर रहा है और टैक्स अच्छे तरीके से पे कर रहा है तो वो भी तो लोगों को ही सर्व कर रहा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पे बहुत हैं, ठीक है। अगर आप देखें आइडियाज़, दिल्ली में इतने ज़्यादा आइडियाज़ चलते हैं, इतने स्टार्टअप्स चलते हैं, बट हमारे यहाँ पे अभी स्टार्टअप का कल्चर उतना अच्छे तरीके से नहीं आया है। तो वो तो कहीं ना कहीं तो एक नेसेंट स्टेज पे है ना, वहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बस हमें अपने वो जोन से बाहर आना पड़ेगा। एंड मेरा तो यही मानना था कि अगर ये होए तो अच्छा, जो अगर ये ना हो तो उससे भी अच्छा कुछ और अच्छा करेंगे। यानी करेज और विल पावर जो बड़ी मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा आप लगाइए कि आप जब काम कर रहे हैं तब काम करते हुए भी तो चैलेंजेस आते ही हैं। तो करेज और विल पावर ही हमें बढ़ाती है और कहीं ना कहीं पेशेंस भी हमें रखनी पड़ती है कभी ना कभी। करेज भी और विल पावर के ऊपर अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो पेरेंट्स का भी बूस्ट आपको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, फिर आप उनकी बातों को भी पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है। अब यही तरीका होता है। मैंने एक और चीज़ देखी बात करते हुए यहाँ एस्पिरेंट्स में, ठीक है, आपका एक नज़रिया है, वो जैसे बोलते हैं ना कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आधा चलो भर गया, चलो मैंने इतना पढ़ लिया, ठीक है, अब और पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा, बट कभी आप देखेंगे अच्छा मैंने किया ही कुछ नहीं, मैंने तो आधा छोड़ा हुआ है, तो जो आता होगा वो भी आप आंसर अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जर्नी और बड़ी हार्ड जर्नी आपकी रही है। तो ये बुक कहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो बुक की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आपसे भी संपर्क कर रहे हैं, और जहाँ से भी बुक मिलती है उसको लेकर भी आप बताएं चीज़ें। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वो दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे दिल्ली में जो राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर बड़ा फेमस है यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पे कुमार बुक सेंटर है, उनके पास भी अवेलेबल है, और वहाँ पे और भी बुक शॉप्स पे अवेलेबल है। तो आस्ता आस्ता और भी रीच हो जाएगी, बट ऑनलाइन आजकल मुझे लगता है बड़ा ईजी मैकेनिज्म
में कहीं भी बैठ के आप किताब खरीद सकते हैं, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे और अवेलेबल है। जिन एस्पायरेंट्स ने अभी तक ये बुक ली है तो उनकी तरफ से क्या आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है? देखिए रिस्पांस अच्छा है, ठीक है। वही वाली बात है कि उनको केस स्टडीज़ देखने को मिल रही है, उनको स्कॉलर्स के नाम देख रहे हैं, वो अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। होता ऐसा है कि 90% लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्टोर से स्टार्ट कर दिया होगा, जो बिगनर नहीं है। जो बिगनर है उसने अभी स्टार्ट नहीं किया होगा, तो उनको अगर इस चीज़ से कोई वैल्यू एडिशन मिलेगी तो उनको अच्छा लगेगा, तो उनको अप्रिशिएटिव लगेगा कि हमारे नोट्स में कुछ चीज़ ऐड हुई है। तो वो इस बुक से अपने अपने नोट्स ऐड कर रहे हैं, एंड जितना भी मुझे अभी तक रिस्पॉन्स मिला, ऑनलाइन मिला एंड या ऑफलाइन मिला, वो अच्छा मिला। मेरा वैसे ट्विटर हैंडल भी है, इंस्टाग्राम हैंडल भी है, दोनों पे मैं रिस्पॉन्ड कर ही देता हूँ, ठीक है। वो इसमें हम शेयर कर देंगे, कोई भी अगर मुझे मैसेज करता है तो मैं उनको रिस्पॉन्ड बैक करूँगा। तो फाइनली क्या आपका मैसेज रहेगा यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो या फिर जेकेएस के लिए जो जा रहे हैं, बिल्कुल उनको एक मैसेज? मैसेज मेरा यही रहेगा कि जब तक आप प्रोसेस में कर रहे हैं ट्राई, प्रोसेस को अच्छी तरीके से एंजॉय करें, उसमें पढ़िए, उसमें रोज़ इम्प्रूवमेंट लाइए। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि लिमिटेड सीट्स हैं, तो क्या पता आपके अंदर कैपेबिलिटी अच्छी होगी, बट आप उस सीट्स में फॉल नहीं कर पाए। अगर आप उसमें नहीं भी फॉल कर पाए तो अपने आप को नेगेटिव मत जोन में डाल दीजिए, कुछ और ट्राई करिए, कुछ एक प्लान बी ट्राई करिए, चाहे आप बिजनेस की तरफ जाइए, चाहे आप स्टार्टअप खोलिए, चाहे आप कोई और गवर्नमेंट सर्विस का ट्राई करिए, बट मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर रखिए। 1-2 साल इंसान कर सकता है कि ऑल इन एफर्ट इस एग्जाम को दे, बट अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो कुछ और ऑल्टरनेट्स भी ज़रूर देखिए। चलिए रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने यहाँ तक का सफ़र बड़ी मुश्किलातों से और अच्छा समय भी बीच में होगा, वो सफ़र आपने यहाँ तक का कवर किया और ये बुक पब्लिश की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आप भी आए एंड आप इतने इजीली आप असेसेबल हो जाते हैं एंड आप एक्सटेंसिव कवर करते हैं हमारे एरिया के। आप हमें बस यही देखना होता है कि आपने क्या क्या कवर करा है, तो हमें भी पता लग जाता है कि सांबा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रजत संब्याल, सन ऑफ द सॉइल, और हाल ही में जेके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और यूपीएससी एग्ज़ाम जब इन्होंने पहली बार दिया, रह गया, फिर रहा, लेकिन हार नहीं मानी। वही बात है, विल पावर और करेज आपकी अगर स्ट्रांग होगी तो आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, और उस पर फिर आपको पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी का अच्छा सपोर्ट मिलता है। आज यही वजह है कि जेके एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो इन्होंने बुक पब्लिश की है, एंथ्रोपोलॉजी एग्जाम्प्लीफाइड, ये आपको अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों के ऊपर। और जो भी आपको क्वेरीज इनसे करनी है, आप इनके ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर भी आप क्वेरीज ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट कर देना चाहता हूँ कि वो एस्पायरेंट्स यूपीएससी के हैं या जेकेएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट ना होने दें। आप जो है अगर लगता है कि हम कहीं रह रहे हैं तो ट्राई करिए, बार बार ट्राई करें, आपको एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिलती रहती हैं। हम कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई ऐसे आप कह सकते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ते हैं जो एक अचीवर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अचीव किया है समाज में। और इसी तरह से ये जो इनकी जर्नी आगे चल रही है, ये इनकी जर्नी भी अच्छी आगे चलती रहे। और जो भी आपको लगता है दिक्कत परेशानियां, तो इस तरह के जो चेहरे हैं उनसे आप सीख लें, आपको ज़िंदगी में मुकाम हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो हम भी एक बार फिर से रजत संब्याल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।